नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन एक बेसिक सा बायो का पॉइंट अनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स कहा जाता है, इसका अपना अध्ययन करने वाले हैं। तो अनुवांशिकी क्या है, कौन कौन से इसके जो लक्षण होते हैं, कौन इसका जनक है और जो भी इसके जो नियम है वो अपन सारी की सारी चीजें अपन इसके आज अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अनुवांशिकी विज्ञान क्या है। अनुवांशिकी विज्ञान, तो अपन देखते हैं विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे जीव विज्ञान है, अपनी रसायन विज्ञान है और चिकित्सा विज्ञान है, कृषि है। तो बहुत सारी शाखाएं हैं, उन्हीं की एक शाखा है जिसका नाम है अनुवांशिकी विज्ञान। तो इसकी परिभाषा अपन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकी कहा जाता है, अनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, इन लक्षणों का अपन अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी उसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। अनुवांशिकी है, इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1905 में करा था। सन 1905 में जो जेनेटिक शब्द है उसका प्रयोग किसने किया? बेटसन ने। और 1905 में जो जेनेटिक्स है इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। यानी अपन देखते हैं जो जेनेटिक शब्द है, अनुवांशिकी इसको जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेटसन ने 1905 में किया था, जो कि जेनेटिक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसकी उत्पत्ति जीन से हुई है। उसके बाद हम देखते हैं अनुवांशिक लक्षण। तो यानी जो अनुवांशिक विभिन्नताएं होती है, अनुवांशिकता विभिन्नता और ये जो लक्षण होते हैं, इसका अध्ययन हो गया अनुवांशिक विज्ञान। और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो लक्षण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षण, चलने वाले जो लक्षण होते हैं उनको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण इनको कहा जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाले जो लक्षण होते हैं उनको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। और अनुवांशिक लक्षणों का अगली पीढ़ी में जाना, अनुवांशिक लक्षणों का अगली पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। वंशागति इसको कहा जाता है, वंशागति या हेरिडिटी। वंशागति या हेरिडिटी इसको कहा जाता है। और हेरिडिटी जो शब्द है उसका प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। हेरिडिटी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया? हाँ, तो अपन देखते हैं अनुवांशिक जो लक्षण है उनका अगली पीढ़ी में जाना, उसको बोलते हैं वंशागति या हेरिडिटी कहा जाता है। और हेरिडिटी जो शब्द है उसका सबसे प्रतिपादन वो किसने किया था? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब करा था? 1863 में। उसके बाद हम देखते हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल है,
उनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इनको क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले अनुवांशिकी क्षेत्र के अंदर में शोध और खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक रहे हैं। और इन्होंने जो मटर का पौधा है, मटर पौधा पर जो अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करा था, तो इस कारण इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब अपन इनका जीवन परिचय देख लें, थोड़ा बेसिक सा, जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है। तो अपन देखते हैं इनका जीवन परिचय। हाँ, तो अपन देखते हैं जीवन परिचय। तो 18 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के हेजेंडोर्फ प्रांत के सिलसिनिया गांव में हुआ था। तो यह है इनकी जन्म डेट, 22 जुलाई 1822, और ऑस्ट्रिया के हेजेंडोर्फ प्रांत के सिलसिनिया गांव में हुआ था। और 1842 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करी। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री। और जस्ट एक साल बाद 1843 में चर्च थे उसके पादरी बने। बुरुन शहर है उसका चर्च है, उसके क्या बने, पादरी 1843 में। उसके बाद 1856 से 63 तक लगातार 7 वर्षों तक 1856 से 63 लगातार 7 वर्षों तक जो संकरण प्रयोग है वो करे मटर के पादप पर, उसका अध्ययन करा और उस पर प्रयोग करे। उसके बाद 1865 में उन्होंने जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है उसके समक्ष इन पत्रों को प्रस्तुत किया। 1865 को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उन्होंने इनको प्रस्तुत किया। और 1866 में उनका प्रकाशन हुआ। तो ये डेट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो इनका प्रकाशन 1866 में हुआ है, जो शोध पत्र थे उनका प्रकाशन कब हुआ, 1866 में। और 1865 में उन्होंने उनके समक्ष प्रस्तुत करा था सोसाइटी के। और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं मेंडल अब सफल क्यों हुए, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण, भाई मेंडल वो सफल क्यों हुए, तो एक तो उन्होंने जो आंकड़े थे, जो भी आंकड़े थे उनका लिखित रूप से सांख्यिकी विश्लेषण उन्होंने किया, लिखित रूप से सांख्यिकी विश्लेषण। और दूसरा उनका जो पादप का चुनाव सही था, यानी कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, मटर का जो पादप था उसका उन्होंने चयन किया। और मटर का पादप है वो 1 वर्षीय होता है, 1 वर्षीय पादप होता है। और इसके अंदर सौ परागण आसानी से कराया जा सकता है। और इसे कहीं पर भी रखा जा सकता है, तो इस कारण मेंडल को जल्दी सफलता मिली। और इस मटर के जो पौधे के जो लक्षण थे, 7 जोड़ी विपरीयासी लक्षण, मटर का पौधा है इसके अंदर 7 जोड़ी विपरीयासी लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, जिससे उनको रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मिले। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। और नेक्स्ट इसके जो नियम थे, 3 जो नियमों का प्रतिपादन उन्होंने किया था मेंडलवाद है, वो अपन आगे की कक्षा में देख करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।